सर क्या परिचय है आपका? हमारा नाम साधु शरण आर्या है। मैं भारतीय दलित वर्ग संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ और कांग्रेस की राजनीति करता हूँ, समाज सेवा करता हूँ। ऐसा कौन सा कारण है कि सर आपका समाज अभी तक शोषित वंचित ही कहा जाता है? सर कौन सा रीजन है कि अभी तक पीछे ही रह गए? देखिए, हमारा समाज जो है बरसों से पिछड़ा हुआ है और हमारा समाज बड़ा स्वाभिमानी है। वो स्वाभिमान से सम्मान से समझौता नहीं करता है और वो अपने मान सम्मान के लिए हर स्तर पर लड़ जाता है। इतिहास रहा है कि हमारे जो पुरखे थे, वो चाहे देश की आज़ादी हो, चाहे मान सम्मान स्वाभिमान हो, उसके लिए हमेशा वो लड़ते रहे और लड़ते लड़ते टूट गए, लेकिन कभी उन्होंने अपना अस्तित्व खत्म नहीं होने दिया। देखा जाता है सर, कई मामले आ रहे हैं बस्ती जनपद के ही अन्य सभी जगह देखा जाता है कि दलितों पर अधिकतर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो समाज विकसित करता है, सबकी नज़र उसके ऊपर जाती है। तो दलितों के ऊपर अत्याचार इसलिए हो रहा है कि हमारा समाज डे बाय डे आगे बढ़ रहा है, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। बसपा की प्रदेश में 4 बार सरकार रही सर, लेकिन अभी तक आपका समाज विकसित ही होता जा रहा है, विकासशील नहीं हुआ। ऐसा क्यों? अब मैं चूँकि उसी समाज से बिलोंग करता हूँ और आदरणीय बहन मायावती जी हमारी आदर्श हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहन जी ने समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम नहीं किया। बहन जी ने एक दलित बिरादरी का कुनबा बना लिया और कुनबा बना करके उन्होंने सत्ता पर काबिज किया। अभी एक मामला और उठा है सर इस समय कि जो पार्लियामेंट बना है दिल्ली में, वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की का चरित्र है कि जिसने पूरे दुनिया में नाम कमाया और एक संविधान का निर्माण किया, जिस संविधान से पूरा देश चल रहा है। और उस संवैधानिक सभा में जो लोकसभा में बाबा साहब की मूर्ति न लगाना ये निंदनीय है और ये भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित चाल है और ये दलित विरोधी होने का प्रमाण है। आप लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए। हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन कर रहे हैं। अगर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाई गई पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट अधूरा है कि जिसके नाम पर, जिसके बनाए हुए कानून पर पूरा देश चल रहा है, संविधान चल रहा है, अगर उनकी मूर्ति नहीं लगाई गई तो ये देश के करोड़ों दलितों के साथ अन्याय है। लेकिन बाबा साहब का कहना था कि आप हमें मूर्तियों में नहीं, किताबों में ढूंढिएगा। तो बाबा साहब ने सही कहा था और उसी बाबा साहब की मूर्ति लगाना एक क्रांति है। हमारा समाज जो दलित वंचित है, कम पढ़ा लिखा है, तो मूर्ति लगाने से ये एडवांटेज मिलता है कि जब समाज के जो जागरूक लोग हैं वो मूर्ति में जाते हैं 14 अप्रैल को, और 14 अप्रैल को जाते हैं तो बाबा साहब के कृत्य पर, उनके आदर्शों पर अपना विचार व्यक्त करते हैं। तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो गांव के गरीब लोग हैं, उनमें एक चेतना पैदा होती है। तो ये भी एक मूर्ति लगाने का एक क्रांतिकारी कदम है। बाबा साहब ने कहा था जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, लेकिन आज दिन देखा जा रहा है जो ज़मीन सरकारी वहाँ पर कब्जा है, तो वहाँ पर बाबा का बुलडोज़र गरज रहा है, चल रहा है। देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, तो उसका इम्प्लीमेंट हुआ भी, क्योंकि संविधान में सबको अधिकार दिया गया कि जो दलित समाज के हैं, गरीब हैं, दलित समाज वंचित हैं, गरीब हैं, उनको सरकारी ज़मीन का उनको पट्टा देकर के वितरण कर दिया जाए। बाबा साहब का ये उद्देश्य था कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं और वो सरकार ने एक्वायर कर लिया है, एक्वायर करने के बाद जो ज़मीनें बची हुई हैं वो उन ज़मीनों को दलितों में, गरीबों में, वंचितों में बांटा जाए और उनको स्थापित किया जाए। इस तरह से पूर्व की सरकारों ने किया भी। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा हो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन देखा जा रहा है आपका समाज गांव-गांव में बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर उनका पूजा पाठ कर रहा है। देखिए, बाबा साहब को तो एक बहुत बड़ी पीड़ा थी भी
बाबा साहब ने कहा भी है, लिखा भी है कि जिस उद्देश्य से उन्होंने इतना कष्ट झेला और जो उनके मन में एक पीड़ा थी, अगर बाबा साहब भी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते तो उस ज़माने में जब लोग स्कूल का नाम नहीं जानते थे, तब उस ज़माने में उन्होंने कड़ी मेहनत करके भूखा प्यासा नंगा रह करके उन्होंने वो मुकाम हासिल किया, वो मुकाम जो पूरे दुनिया में सूरज की तरह से रोशनी दे रहा है, वो मुकाम उन्होंने हासिल किया। और वो कभी भी लालच में पद से विचलित नहीं हुए। उनका लक्ष्य था कि हम पढ़ लिख करके खून पसीना बहा करके अपने समाज को आगे ले जाएंगे। लेकिन हमारा समाज, बाबा साहब ने जो मिसाल कायम किया, उन्होंने समाज के लिए क्या मिसाल कायम किया। हमारा समाज पढ़ लिख करके नौकरी पाता है तो अपने परिवार तक सीमित रहता है। बाबा साहब का यहीं पर आकर के जो उनका उद्देश्य है वो भटक जाता है। हम बाबा साहब का तो नाम लेते हैं, बाबा साहब के नाम पर संघर्ष करते हैं, लेकिन जब हम सर्विस में आ जाएंगे या किसी पद पर आ जाएंगे तो बाबा साहब के आदर्शों को भूल करके हम अपने परिवार तक सीमित हो जाते हैं। सर, बाबू जगजीवन राम जी को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, इस समाज में और पूरे देश में दो धारा थी, एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दूसरे बाबू जगजीवन राम। तो बाबू जगजीवन राम अपने जीवन के 40 साल लगातार भारत सरकार में, ये इतिहास गवाह है कि एक व्यक्ति पूरे संसदीय जीवन एक लोकसभा से लड़े, जहाँ से उन्होंने सासाराम से शुरुआत किया और अंतिम समय तक 86 तक वो वहीं से पार्लियामेंट मेंबर रहे। और भारत सरकार में प्रधानमंत्री को छोड़ करके बाकी सभी पदों पर उन्होंने शोभा बढ़ाया, यानी कि उप प्रधानमंत्री भी रहे। और उनको प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया कि वो दलित थे, जबकि प्रधानमंत्री की कुर्सी को वो डिजर्व करते थे। उनके नाम पर पूरी दुनिया में वोट मांगा गया, उनके नाम पर पूरी सरकार बहुमत में आई, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनाने को बात आई तो सिर्फ दलित होने के नाते बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। इतने योग्य पूरे दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। और पीड़ा इस बात की है कि जो आदमी इतना योग्य हो, जिसका एक कीर्तिमान पूरे दुनिया में स्थापित हो, उसको अभी तक भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई। और उनका वो सबसे बड़ा जो शौर्य दिवस है कि जब हिंदुस्तान से और बांग्लादेश से लड़ाई हुई तो उस समय बाबू जगजीवन राम देश के रक्षा मंत्री थे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर अब लड़ाई होगी तो हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगी, वो बांग्लादेश की धरती पर होगी। उनकी ये आवाज़ सुन करके बांग्लादेश के 99,000 सैनिकधारी सेना आत्मसमर्पण कर दिया। सर, अभी देखा गया मध्य प्रदेश में कुछ लोगों के द्वारा रैली किया गया, प्रदर्शन किया गया कि आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, वो तो समाज के जो कुंठित लोग हैं, उनको ये रास नहीं आ रही है कि जो समाज का पिछड़ा तबका है वो हमारे बराबर हो जाए। अगर वो उनके बराबर हो जाएगा तो इसलिए वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, तो उनके विरोध से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको किसी के विरोध करने से नहीं। उन्होंने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको एक संवैधानिक अधिकार दिया है और उसके लिए हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि सर, आरक्षण से योग्यता का हनन होता है। अब आरक्षण से अगर योग्यता का हनन होता है तो जो लोग विकसित हैं, जैसे मंदिर में पुजारी ब्राह्मण होगा, ये भी एक आरक्षण है, ये सबसे बड़ा आरक्षण है, तो उसको हटा दे, किसी मंदिर में दलित को पुजारी बना दे। अगर आरक्षण से हनन होता है, और आरक्षण से तो लोगों ने, आरक्षण वो हथियार है कि जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, जो समाज में बराबरी का अधिकार नहीं पाया है, आरक्षण वो हथियार है कि हम आपके बराबर हो जाए। वो भीख नहीं है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। देश आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए सर, लेकिन अपनी मांगों को लेकर ऐसा कौन सा कारण है कि अभी तक आप लोगों को आंदोलन करना पड़ जाता है?
ये तो सरकार की उदासीनता है। चाहे जो भी सरकार रहे, उसकी नीयत देश के करोड़ों करोड़ों दलितों के प्रति नज़रिया साफ नहीं रहता है, और वो चाहती है कि दलित वर्ग हमारे अधीन हो जाए, जो मैं कहूँ वो करे। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि दलित वर्ग अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हमेशा संघर्ष किया है और संघर्ष करके अपना अधिकार लिया है। तो हम संघर्ष करके अपना मुकाम हासिल करेंगे। कुछ लोग आप पर लगातार आरोप लगाते हैं कि आप एक जात की राजनीति करते हैं। वो लगाते रहे, उनका अपना स्वभाव है। हम तो राजनीति एक वर्ग के लिए नहीं करते, हम राजनीति समाज के लिए करते हैं। जो पिछड़ा है, दलित है, वंचित है, उत्पीड़ित है, उसके लिए हम राजनीति करते हैं। उसमें कोई भी आ सकता है, ब्राह्मण भी आ सकता है, ठाकुर भी आ सकता है, क्षत्रिय भी आ सकता है। और उत्पीड़न तो सबका होता है, कोई ऐसा नहीं है कि एक वर्ग का होता है। और जो उत्पीड़ित वर्ग है वो जात दे करके उत्पीड़न नहीं करता है। कुछ मनवादी ताकतों के द्वारा देखा जाता है कि सर दलित को आगे करके दलित से ही लड़ाया जाता है। तो इतनी बड़ी चुनौती से आप लोग कैसे निपटेंगे? ये आपका बहुत ही टेढ़ा सवाल है, और इससे भी हम लोग निपटेंगे। वो हमारे समाज के कुछ जो नासमझ हैं वो दूसरे के हाथों में खेलते हैं। उनके अंदर जागरूकता पैदा करके, जागरूक तो सभी हैं, लेकिन कभी कभी अपने स्वार्थ में वो उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो उसके प्रति उनको जागरूक करके इससे हम लोग सावधान रहेंगे। इसी की वजह से कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि SC/ST का दुरुपयोग होता है। अब SC/ST का दुरुपयोग तो हम नहीं कहेंगे कि होता है, क्योंकि गरीब समाज के साथ अत्याचार होता है। एक आध जो घटनाएँ हो सकती हैं, लेकिन इसमें 99% ये सही है कि उनके साथ ज़बरदस्ती होती है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, और ये सरकार की नाकामयाबी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ खिलाड़ी अभी धरने पर बैठे हुए थे, उन्हें जबरन प्रशासन के द्वारा हटाया गया है। तो उनको लेकर आपकी क्या राय है? अब देखिए, खिलाड़ी तो हमारे देश का, राष्ट्र का सम्मान है। वो कितनी मेहनत से अपने आप को आग में तपा करके अपनी पहचान बनाता है, और अपनी पहचान बनाने के बाद वो राष्ट्र का सम्मान बढ़ाता है। जब स्वर्ण पदक जीत के लाता है तो उससे राष्ट्र का सम्मान बढ़ता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी मांगों को अनदेखी कर रहा है, और अपने एक सांसद को बचाने के लिए जो राष्ट्र का सम्मान है उसका अपमान कर रहा है। क्या लगता है सर कि 2024 के चुनाव में इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर? देखिए, 2024 में तो खिलाड़ियों का तो बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा हो गया है, और जो वर्तमान सरकार है वो सारी चीज़ों पर विफल है। सारी चीज़ों पर विफल है। जैसे विफल है कि उसने नारा दिया था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अभी तक हमारे नौजवान पढ़ लिख करके सड़क पर घूम रहे हैं। सबसे बड़ा देश का राष्ट्रीय मुद्दा है कि नौजवान हमारा सड़क पर घूम रहा है और नौकरी के लाले पड़े हुए हैं। नौकरी पर प्रतिबंध लगा दिया है, आउटसोर्सिंग से नौकरी करा रहा है। जिस आदमी को 50,000 60,000 वेतन मिलना चाहिए, वो 10,000 में अपने परिवार का पालन कैसे करेगा? इनका कहना होता है सबका साथ सबका विकास, भाजपा सरकार का एजेंडा। कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी को, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और इतने लोकतांत्रिक प्रणाली में देश का प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्व होता है। लेकिन वो जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं। वो अपने शब्दों में कहते हैं कि ये मैंने जुमला किया था। तो अगर देश का प्रधानमंत्री देश के देशवासियों के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि ये जुमला था, तो ये देश के और राष्ट्र के सबका अपमान है। 2024 में क्या लगता है सर, परिवर्तन होगा या फिर भाजपा सरकार से क्या है? 2024 में जो आम जनमानस में जो आक्रोश है, विकास को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, दलित उत्पीड़न को लेकर के, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर के, और जो इंटरनेशनल मुद्राएं हैं उसको लेकर के आम जनमानस एकदम छटपटा रहा है।
और 2024 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पतन होगा। लेकिन देखा जा रहा है विपक्ष बिखरा हुआ है। सरकार तो जनता बनाती है ना, सरकार तो पार्टियां बनाती नहीं है। जनता ने मूड बना लिया है और जनता के सामने पार्टियां मजबूर होती हैं, तो जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। मैं जनता की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जनता ने परिवर्तन करने का मूड बना लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बदलना है। और आप हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता से क्या अपील करेंगे? अब आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ख़ास तौर से आपको भी बधाई देता हूँ कि जहाँ मीडिया जो है भारतीय जनता पार्टी का गुणगान गाने में लगी रहती है, आप जैसे संघर्षी नौजवान, समाज के वंचित, गरीब, पिछड़े, जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता है, उसकी आवाज़ को आप बुलंद करते हो, उसके साथ आप खड़े रहते हो, उसके पीड़ा में, उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हो, तो आपके चैनल को आपको बधाई देता हूँ। आप बधाई के पात्र हैं।